गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से करोड़ों का पोर्टफोलियो कैसे बनता है। आइए समझते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने से हमेशा नुकसान होता है। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है और स्टॉक मार्केट का मतलब होता है गैम्बलिंग। बहुत लोगों का ये एक मिथ है। ठीक है। पहले के जो लोग थे, जो प्रीवियस जनरेशन के मैक्सिमम जो लोग थे, वो ये सोचते थे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। यानी जुए का एक लीगल एक जुए का एक अड्डा है। लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करोड़पति बने, जिन्होंने छोटे छोटे फंड से एक लंबे अंतराल तक इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तैयार किया। तो स्टॉक मार्केट एक टेक्निकल चीज़ है, एक फंडामेंटल चीज़ है, एक एजुकेशन है। जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे, तब तक आप यही सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग जोन है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर, जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और स्टॉक मार्केट में, यानी कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज है, यानी कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वही स्टॉक मार्केट के अंदर यानी एक्सचेंज में अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। वो आईपीओ के फॉर्म में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के फॉर्म में आती है शुरू शुरू में। और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग कैसे होती है? जैसे आपने बाय किया, आप बायर हो गए। जो बेचने वाला है वो सेलर हो गया, यानी बायर और सेलर। तो इस तरीके से बाय और सेल का यहाँ पर गेम चलता रहता है। एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म होता है। सेबी एक रेगुलेशन बॉडी है जो हर चीज़ को ओवरसी करती है, मॉनिटर करती है, रेगुलेशंस लेके आती है, इस चीज़ को रेगुलेट करती है। ब्रोकर्स, एक्सचेंज जो ब्रोकर्स होते हैं, उनका उनके प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज का एक्सेस होता है। आप लोग जो भी स्टॉक्स को लेते हैं वो एक्सचेंज में आप लेते हैं और एक्सचेंज में ही उसको बेचते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ब्रोकर है, अलग अलग ब्रोकर हैं, वो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपका खुलवाते हैं, उसी के अंदर आपका ये सब चीज़ें चलती हैं। इसमें सभी लोगों का फायदा होता है। कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इसमें फायदा ही फायदा होता है, नुकसान कभी नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता, इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो एक्सचेंजेस हैं, इनका कभी भी नुकसान नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है। इनका फायदा ही होता है क्योंकि इनका सारा कमीशन सेट होता है। गवर्नमेंट इसमें टैक्स वसूलती है एसटीटी के फॉर्म में। जो ब्रोकर्स होते हैं उनका ब्रोकरेज फीस होती है, या फिर जो कमीशन होता है वो सेट होता है। उसके बाद जो एफ आईज या डी आईज है, उनका भी फायदा होता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़े अमाउंट में इन्वेस्टिंग करते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं, प्रॉफिट में सेल करते हैं। तो मार्केट को वो ऊपर नीचे ले जाते हैं, यानी कि उनको हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं। जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो ये पूरा गेम को चलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रिटेलर्स का यहाँ पर क्या होता है। देखो, सबसे ज्यादा नुकसान रिटेलर्स को होता है, क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट उस लेवल का नहीं होता। उन लोगों का माइंडसेट उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का एफ आईज और डी आईज का होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर बिना एजुकेशन के एंट्री करते हैं। उनका जो साइकोलॉजिकल जो माइंड सेट होता है वो डेवलप नहीं होता स्टॉक मार्केट के हिसाब से। तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी वो लमसम में करते हैं, कभी वो छोटे अमाउंट में करते हैं। तो वो उनके अंदर ग्रीड फैक्टर भी होता है, वो एजुकेशन की कमी हो सकती है। उसके बाद जब वो मार्केट के अंदर आते हैं और जब उनका पोर्टफोलियो माइनस हो जाता है, और लगातार ये माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब नीचे की तरफ बेरिश मोड पे चलती है, तो वो बेरिश मोड पे चलती जाती है जब तक कि वो अपने सपोर्ट जोन के अंदर ना आ जाए। और सपोर्ट जोन किसी को नहीं पता होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर कि ऑपरेटर कितना सेल कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर, या ग्लोबल जो पॉलिसीज हैं कंट्री टू कंट्री, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंट्री के कितने हैं, वो कितना सेल कर रहे हैं, कहाँ तक ये सेलिंग होगी। तो सपोर्ट जोन उस पर डिपेंड करता है। रिटेलर्स को ये कभी भी पता नहीं होता कि कौन सा सपोर्ट जोन है, जस्ट वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं चार्ट एनालिसिस के थ्रू, और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उनके थ्रू वो छोटे छोटा अमाउंट में प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यदि वो स्विंग ट्रेडर्स हैं तो वो छोटे छोटे अमाउंट प्रॉफिट जनरेट करने के बाद वो एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो सपोज जो बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं या सैलरीड हैं, ठीक है,
मतलब उनकी सोर्स ऑफ इनकम बड़ी लिमिटेड है। इस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी शेयर मार्केट के अंदर करोड़पति बन सकते हैं, वो करोड़ों का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में। कभी भी शॉर्ट टर्म में करोड़ों का पोर्टफोलियो कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं बन सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में करोड़ों का पोर्टफोलियो बन जाएगा, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी करेंगे और वो स्पेकुलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो परसेंटेज जो कैलकुलेशंस वो लोग करते हैं कि एक दिन का 1%, एक दिन का 3%, एक दिन का 5%, साल भर का आप समझ लीजिए महीने का कितना परसेंट, अगर एक दिन में 1% हो गया तो महीने का 20%, यानी 240% एक साल का, वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यदि स्टॉक मार्केट 240% रिटर्न देना स्टार्ट कर दे तो मैं कहता हूं कि जो हमारे देश का प्रत्येक जो गरीब आदमी है वो अमीर बन जाएगा, यदि 240% का रिटर्न अगर स्टॉक मार्केट देने लग गया। तो फ्रेंड्स, वो एक गैम्बलिंग गेम होता है, उस तरफ लोग जाने जाते हैं और अपना पैसा लूज कर देते हैं। जब वो अपना पैसा लूज करते हैं तो वो एक नेगेटिव जो न्यूज़ होती है वो फैलती है चारों तरफ कि स्टॉक मार्केट एक जुआ का अड्डा है और इसके अंदर कभी भी पैसा नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक एजुकेशन है। यदि आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, यदि आप अपने आप को एजुकेट करते हैं तो आप इसके अंदर अच्छा खासा अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होगा, ये कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है कि हल्की हल्की जो छोटी छोटी स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, उससे छोटा छोटा जो अमाउंट आप कमा रहे हैं, उसके बाद एक प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं उसको आप लॉन्ग टर्म के अंदर डाल रहे हैं, इतना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जो हमने इससे पहले बताया कि 240% का रिटर्न ये आपको जनरेट करके दे देगा। तो आइए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से एक बड़ा पोर्टफोलियो, करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाता है। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ कैलकुलेशंस की है, देखिए। दो चीज़ों में पैसा बनता है, एक तो स्टॉक्स में पैसा बनता है। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है और लॉस भी होता है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां या तो रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं या फिर रॉकेट की तरह नीचे आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे बेसिक चीज़ है वो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो इसीलिए आप कहीं भी, जब भी आप स्टॉक मार्केट की बेसिक, इन्वेस्टर की जब बेसिक एजुकेशन जब आप लेंगे, तो उसके बाद आपको तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। पहली चीज़ है फंडामेंटल ऑफ द एसेट। कोई भी एसेट है उसका फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, उसका मार्केट कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो क्वार्टरली प्रॉफिट्स कितना दे रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, बोरोइंग्स कितनी है, उसके बाद इसमें लाइबिलिटीज़ कितनी है, एसेट्स कितनी है, एफ आईज डी आईज किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं, होल्डिंग्स कितनी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं जानकारी। दूसरी चीज़ है टेक्निकल। टेक्निकल के में इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आरएसआई हो गया, ईएमए हो गया, मूविंग एवरेज हो गया। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका आप इस्तेमाल करके आप इंडिकेट कर सकते हैं, ये इंडिकेशंस देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है। तो उन चीज़ों को भी आप सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल, तीसरा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ठीक है, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके साथ जो आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे करके आप सीखते हैं, लेकिन ये जो तीन है ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इन तीनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हम चलते हैं अभी, जो हमारे स्टॉक्स थे, जो हमने एनजीएसएल या ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग से जो हमने प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ वही प्रॉफिट हम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे। हम अपना जेब का कैपिटल हम इसके अंदर नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2024 का जो 24-25 का जो प्रॉफिट है एम स्टॉक के अंदर 42,000 के आसपास था और जीरोधा के अंदर 82,000 था। तो ये 1,24,000 का जो प्रॉफिट है ये बना, उसमें टैक्सेस हमने 24,800 टैक्सेस हमने डिडक्ट कर दिए और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्सेस वो है 99,200। फ्रेंड्स, ये 99,200 है, ये हमने मार्केट से प्रॉफिट बुक किया है। इसका मतलब है कि अभी हम 0% रिस्क पे चल रहे हैं, यानी कि ये जो अमाउंट हम कहीं पर भी डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये 0.0% रिस्क होगा, यानी कि रिस्क फ्री माना जाएगा। जो हमारा कैपिटल अभी मार्केट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, वो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो जब जब हमें प्रॉफिट होते जाएंगे तब तब हम उसको बुक करते जाएंगे। तो वो जो हमारा अनरियलाइज्ड जो माइनस प्लस जो है वो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ कहाँ क्या क्या, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगी, उसके हिसाब से हम उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन जो हमने बुक किया हुआ प्रॉफिट है इसको हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जो प्रॉफिट आप करेंगे मार्केट से उसको आप कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन ये है। यदि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आपके पास ये वाला इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से करोड़ों का पोर्टफोलियो कैसे बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने एक बजट बनाया था। इस बजट के अनुसार हम
ये जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो हमने ईटीएफ के शोले जो स्टॉक्स हमने लिए थे, इन स्टॉक्स के अंदर हम मैक्सिमम जो हमने बजट सेट किया है उस बजट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर एवर, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, ये कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। इसको आप लेने के बाद आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने प्रॉफिट कमाया है ये समझ लो कि आपको ये भूलना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट है, आप अपने कैपिटल पे फोकस कीजिए। जो आपने प्रॉफिट कमाने के बाद जो आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके उसके बारे में अब मत सोचिए। सिर्फ सोचिए अपने कैपिटल के बारे में। जो कैपिटल आपने इन्वेस्टिंग किया हुआ है, सिर्फ उस कैपिटल के बारे में सोचिए कि उस कैपिटल से कैसे फर्दर छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू। वो हमने इससे पहले जो वीडियो है एनजीएसएल रूल में आपको बताया है कि किस तरीके से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं विद बहुत कम रिस्क के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो पहली चीज ये आ गई कि स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से, इन्वेस्टिंग करने के बाद होल्ड करने से आपका पैसा बनता है। तो पैसा कैसे बनता है, देखिए ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप देख रहे होंगे। ये स्टॉक्स ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक हैं, यानी कि इनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है, इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। और ये तीन चीज़ें आपको देते हैं। पहली चीज़ तो है इनके जो एलटीपी है, यानी कि जो इनकी करंट वैल्यू है, ये अप्रिशिएट होती रहती है समय के अनुसार, लॉन्ग टर्म में ये अप्रिशिएट होगी, नंबर वन। नंबर टू, इनके जो स्टॉक्स हैं ये डिविडेंड आपको देंगे, ठीक है, रेगुलर डिविडेंड देते हैं। तीसरी चीज, ये पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। जो बोनस शेयर्स हैं, इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो बोनस शेयर्स देंगी, ठीक है, ये बोनस शेयर्स देंगी भविष्य में और दे सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं है कि कोई आपको बोनस शेयर देगा ही देगा। तो इसीलिए एक डाइवर्सिफाइड हमने एक पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जो आपका फेस वैल्यू होती है स्टॉक्स की, फेस वैल्यू, ठीक है, किसी की फेस वैल्यू 10 होती है, किसी की 5 होती है। तो जनरली जब आईपीओ इशू होता है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। तो जब एक स्टॉक स्प्लिट करता है तो वो एक के बदले दो देता है, एक के बदले 5 देता है, एक के बदले 10 देता है, यानी कि 10 रुपए का अगर एक फेस वैल्यू का स्टॉक है और वो अगर स्प्लिट होता है, यानी 1 रुपए में स्प्लिट होता है, तो वो एक के बदले आपको 10 दे देगा। कितना देगा, एक के बदले 10 देगा, ठीक है। तो एक के बदले 10 देगा, तो इसका मतलब है कि आपकी क्वांटिटी बढ़ने लग गई है। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, तो क्वांटिटी बढ़ने का मतलब यह है कि जब ये डिविडेंड आपको देगा तो जो क्वांटिटी के हिसाब से डिविडेंड आपको दिया जाता है, तो वहां पर आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा डिविडेंड देते समय। तो पर शेयर जो डिविडेंड मिलता है, जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या है कि आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको बोनस शेयर्स भी दे सकते हैं, डिविडेंड तो ये देते ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो फंड्स है वो कंपाउंडिंग होता चला जाता है। अब क्वेश्चन बहुत लोगों का ये होगा कि सर ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, अगर इनमें से कुछ कंपनियां अगर डूब जाएं, इनका ये बंद हो जाए, मैं कहता हूँ बंद हो जाए, तो क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। हो सकता है कि कुछ कंपनियां बंद हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रातों रात क्या हो जाएगा, ठीक है। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, इसलिए हमने इतना बड़ा 60 स्टॉक्स का हमने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमने तैयार किया है, ठीक है। तो स्टॉक्स की जो जो ईटीएफ की लिमिटेशंस है, ठीक है, और स्टॉक्स की जो लिमिटेशंस है वो उन दोनों में फर्क है। ईटीएफ की जो लिमिटेशंस है वो बोनस शेयर्स आपको नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे, स्प्लिट नहीं होगा, डिविडेंड्स नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ईटीएफ के अंदर नहीं होती हैं, जबकि स्टॉक्स के अंदर होती हैं। इसीलिए स्टॉक से लोग करोड़पति बहुत जल्दी बन जाते हैं, ईटीएफ से बहुत जल्दी आप करोड़पति नहीं बनोगे। जल्दी का मतलब ये है कि उसमें 30-30 साल, 35-35 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईटीएफ में आप इन्वेस्टिंग ना करो। देखो फ्रेंड्स, ईटीएफ में 99.99% आप ये समझ लो कि आप सेफ हो, ठीक है। जो इंडेक्स होते हैं उसमें बहुत सेफ्टी होती है, इसीलिए ईटीएफ के अंदर भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं, वहां से रेगुलर इनकम जनरेट करने के बाद हम हायर रिस्क के अंदर इसको डालते हैं। ये हाईएस्ट हायर रिस्क है, ठीक है, ये हायर रिस्क है। और जो हाईएस्ट जो रिस्क होता है वो होता है जो पैनी स्टॉक्स होते हैं ना, आपको लगता है कि कुछ देखो, आपने सपोज मान लीजिए कि ये 99,200, अगर आपने 1 लाख रुपए अगर कमाया ना, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग, अपने विजडम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हो कि भाई ऐसा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो मैं 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मैं पैनी, जो रिसर्च करने के बाद जो पैनी स्टॉक है यानी अंडर 100 है जो, उसके अंदर मैं इसको डाल सकता हूँ। उसके बाद पैनी के बाद जो आ गया स्मॉल कैप, जो स्मॉल कैप है उसके अंदर मैं 10,000 रुपये डालूंगा, हो गया। उसके बाद मैं 10,000 रुपये मिड कैप में डालूंगा, मिड कैप में डालूंगा,
और लार्ज कैप में रेस्ट ऑफ द अमाउंट डाल दो। ठीक है, ये 10,000 हो गया। और टोटल फिर उसके बाद 70,000 यानी 70% आपका लार्ज कैप में चला गया, ब्लू चिप कंपनीज में चला गया। मिड कैप में आपका 10,000 है, स्मॉल कैप में आपका 10,000 है, उसके बाद पैनी में, क्योंकि इन तीनों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर रिस्क कम होता है, इसीलिए हमने लार्ज कैप में इसको डाल दिया 70%। ठीक है। बाकी आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ ऊपर नीचे आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्केट में जो पैसा बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि जब आप पैसे से पैसा कमाते हैं ना और उस पैसे को हायर रिस्क में डालते हैं, तब असली पैसा बनता है। देखो, कभी यदि आपने पैसा कमाया हुआ है और स्टॉक मार्केट के अंदर आप डाल रहे हो, तो उसको आपको भूलना पड़ेगा 30 साल के लिए, 25 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए हमने इसका नाम रखा रखा है स्टॉक्स फॉर एवर। स्टॉक फॉर एवर का मतलब है कि जो आपने ले लिया वो ले लिया, ठीक है, उसको आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। चाहे ये 5% दिखाए आपको, 20% दिखाए, 30% दिखाए, जो भी परसेंट ये आपको दिखाएगा उसको आप देखते रहो। ठीक है, उसको आपको सेल नहीं करना। समझ गए फ्रेंड्स? तो यदि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए अगर आप प्लान करना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कि आप रिस्क फ्री तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना रिस्क फ्री पैसा आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हम ट्रांसपेरेंटली ईटीएफ बिजनेस स्कूल के अंदर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रीमियम चीज़ है, जो प्रीमियम एजुकेशन है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहे हैं। इसके लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपके लिए बिल्कुल फ्री है। क्योंकि देखो, इस दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन होती है, ठीक है, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं देते हैं वैल्यू। और जब लोग उनसे चार्ज करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, तब उनको ये लगता है कि भाई इस एजुकेशन में बड़ा दम है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। यदि हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, हम खुद एजुकेट, सेल्फ एजुकेशन जब हमारी हो रही है, तो हम दूसरों को एजुकेट क्यों ना करें? तो यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इट्स ए गोल्डन प्लेटफॉर्म फॉर दी क्रिएटर्स। ये क्रिएटर्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी ट्रेनर्स के लिए, टीचर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, कि अपनी बातों को, जो अपनी एक्सपीरियंस है, जो अपना एजुकेशन है, वो हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि एजुकेशन जो हम आपको दे रहे हैं, यदि आप इसको पॉजिटिवली अगर आप इसको लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जरूर आपको फायदा होगा फ्रेंड्स। क्योंकि हम भी इसमें धीरे धीरे करके इसमें हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। कि देखो, जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस है ना, वो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, हमने बहुत लेट शुरू किया। अगर यही स्टॉक्स मार्केट के अंदर अगर हम 2008 जब मार्केट क्रैश हुई थी, तो उस समय अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए डाले होते, तो आज शायद हमारा पोर्टफोलियो करोड़ों में होता। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। कहते हैं कि जब आपकी नींद खुले तभी सवेरा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग राइट नाउ स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप एक प्रॉपर एजुकेशन पहले लीजिए और उसके बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके स्टार्ट कर सकते हैं। वेदर यू आर ए लोअर इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, तीनों ग्रुप के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो स्टॉक मार्केट के में आने के बाद और बहुत सारा कमा सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें एजुकेशन की जरूरत है। अगर एजुकेशन नहीं है, तो वो जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, वो भी बिल्कुल रोडपति बन सकते हैं। तो मार्केट एक ऐसी चीज है जो बिना एजुकेशन के अगर चलेंगे, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी अगर ड्राइविंग आपको नहीं आती, हाईवे पे आप चला रहे हो, तो एक्सीडेंट कर दोगे। चाहे वो मर्सिडीज है, ठीक है, चाहे वो मारुति है, मर्सिडीज है, कोई भी गाड़ी है, वो एक्सीडेंट हो जाएगी। तो सेम सिमिलरली जो स्टॉक मार्केट है, इसमें बेसिक एजुकेशन आपको चाहिए। और हम लोग जो एजुकेशन आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही एक जेन्यून और एक सॉलिड एजुकेशन है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि यदि आप एजुकेट हैं ही नहीं है। बहुत सारे ये कहते हैं कि सर हमें तो स्टॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम ईटीएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। भाई देखो, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियोस देखिए, सारे वीडियोस देखिए, आपको धीरे धीरे करके आपका माइंडसेट भी डेवलप होगा और आपको एजुकेशन भी होगी। तो आप यदि अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, तो एक जो मिथ है वो एक बिल्कुल खत्म हो जाएगा स्टॉक मार्केट के प्रति। और कुछ मेरी वीडियोस ऐसी भी हैं कि जो आपको ये कहती हैं कि स्पेकुलेशन की तरफ मत जाइए। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर दोनों चीज़ें हैं। एक तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर इन्वेस्टिंग करते हैं। दूसरे होते हैं जो ट्रेडर हैं, जो डेली ट्रेडर हैं, स्पेकुलेशन करते हैं। तो वो एक अलग एरिया है, अलग सेक्शन है। उस सेक्शन में जाने के बाद बहुत 99.99% लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो यदि आपको एक बहुत ही सॉलिड तरीके से अगर आगे बढ़ना है, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा जो प्रॉफिट था, वो टोटल प्रॉफिट हमारा था 99,200। यदि लास्ट ये जो 5 महीने ये मार्केट नहीं गिरी होती फ्रेंड्स, तो आज ये इसका डबल होता लगभग। और डबल नहीं भी होता तो 1.5 के आसपास हमारा
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस होता 1,50,000 होता। तो इसका मतलब है अभी ये अमाउंट हमारा 0% रिस्क में है। तो अब हम स्ट्रैटेजी ये बनाएंगे कि इसको किस तरीके से हम इन्वेस्टिंग करेंगे स्टॉक्स के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मैं म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। तो स्टॉक से आशा करता हूँ कि स्टॉक से किस तरीके से पैसा बनता है ये मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद चलते हैं म्यूचुअल फंड में। देखो कुछ म्यूचुअल फंड के ऊपर हमने रिसर्च की है। अब जो म्यूचुअल फंड है इसको कैसे, अब हेडलाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि दीज लमसम म्यूचुअल फंड आर बाइंग फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एनजीएसएल रूल ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग और एनजीएसएल रूल के थ्रू जो भी आप पैसा अर्न करेंगे वही पैसा इसके अंदर लगाना है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी वही चीज अप्लाई होगी जो आपके स्टॉक्स के अंदर अप्लाई हो रही है, यानी वो पैसा लगाना है जो मार्केट से आपने कमाया हुआ पैसा हो। ठीक है, चाहे वो कितना भी पैसा हो, आपको सिर्फ वही लगाना है। ठीक है, अपनी जेब का पैसा कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं लगाना, स्टॉक्स के अंदर नहीं लगाना, यानी कि इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी अपनी जेब का पैसा नहीं लगाना। चाहे आपको ईटीएफ के अंदर 6 महीने तक होल्ड करना पड़े, 1 साल तक आपको होल्ड करना पड़े, आप कर लो। आप ईटीएफ के अंदर चाहे ज्यादा पैसा आप लगा दीजिए, उसके अंदर एनजीएसएल रूल के अंदर चाहे आप ज्यादा, जितना आप ज्यादा पैसा लगाओगे उतना आपको रिटर्न मिल सकता है ज्यादा। तो उससे जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं वही पैसा इसके अंदर लगाना है। ठीक है, यही सबसे बड़ी कंडीशन है इसकी। ठीक है, इस कंडीशन को अगर आपको फॉलो करना है तो आपका पैसा बनेगा। तो अब मैं ये कहता हूं कि देखो, एक होता है एसआईपी करना। देखिए फ्रेंड्स, एसआईपी में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिजनेसेस कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कुछ सैलरीड होते हैं, प्राइवेट जॉब से जो एसआईपी है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके लिए ठीक है एसआईपी की भाई, लंबे समय तक रिटायरमेंट तक उनको रिटायर होना है तो इसलिए उन्होंने एसआईपी कर दी है अपनी। ठीक है, एसआईपी लाइफ टाइम उनकी एसआईपी चल रही है। जब रिटायरमेंट होंगे तो उसके बाद एसआईपी का जो फंड है वो निकलेगा और उनकी जो सैलरीज है वो बड़ी फिक्स है। ठीक है, जनरली ये पाया गया है कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए एसआईपी ठीक है, लॉन्ग टर्म में एसआईपी करेंगे अपना, उनकी सैलरी से जाता रहेगा। लेकिन जो प्राइवेट जो सर्विसेज वाले हैं उनका कोई पता नहीं है कि भाई जॉब इधर रहेगी उधर रहेगी। कई बार क्या होता है कि एट्रिशन हो जाता है, आउटले हो जाता है, तो ले ऑफ हो जाता है। तो हाँ, ले ऑफ हो जाता है। तो ले ऑफ की सिचुएशन में क्या होता है कि जो उनके पास फंड होता है वही उनको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उनकी जो एसआईपी है वो डिसकंटिन्यूड हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन हैं जिनकी एसआईपी डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो इस बार अभी डिसकंटिन्यू होने का बहुत बड़े कारण यही थे कि ले ऑफ्स थे, उसके बाद बिजनेस सही नहीं चल रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से एसआईपी बंद हो गई थी। तो तीसरा कारण ये भी है कि मार्केट जब नीचे की तरफ गिर रहा था तो ये डरा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को, तो इसलिए वो अपनी एसआईपी को अभी उन्होंने बंद कर दिया कि और नीचे गिरेगी तब हम इसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एसआईपी कर रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, एसआईपी कर रहे हैं, वो एसआईपी करते रहे। आई कैन नॉट डिस्करेज द पीपल फॉर डूइंग द एसआईपी। आप एसआईपी करना है आप एसआईपी कीजिए, लेकिन हम एक रीजन बता रहे हैं आपको। तो लमसम के फेवर में हम क्यों हैं? क्योंकि यदि आपके पास मान लीजिए कि एनजीएसएल रूल या ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग से आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमा लिया। अब 1 लाख रुपए आपने कमा लिया तो इस साल सपोज मान लीजिए कि आपने 50% आपने स्टॉक्स के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया और 50% आपने म्यूचुअल फंड के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 50,000 रुपये आपने म्यूचुअल फंड के अंदर डाला और 50,000 रुपये आपने स्टॉक्स के अंदर डाला। 50-50 कर दिया या 60-50 कर दिया या 70-30 कर दिया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एसबीआई एक म्यूचुअल फंड है, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं है। ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पर एक एनालिसिस हमने किया है। जो एनालिसिस हमने किया है ये एम स्टॉक के अंदर हमने म्यूचुअल फंड के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, म्यूचुअल फंड, इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं हो रही है। देखिए, जो टॉप रेटेड फंड है हमने इसके अंदर गए, टॉप रेटेड के अंदर है ना, जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 ईयर रिटर्न, सबसे पहले आपको देखना 1 ईयर रिटर्न। ठीक है, 1 ईयर रिटर्न के अंदर आप देखेंगे, 1 ईयर रिटर्न के अंदर हमने ये देखा कि 1 ईयर रिटर्न के अंदर एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये देखो 20% के आसपास है 1 ईयर का, 3 ईयर्स का 24% का है, 5 ईयर्स का 30.36, 30% का रिटर्न है। ये आप देख रहे होंगे, इसका एनएवी है 456। तो यहाँ से हमने इसको उठाया है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ से हमने इसको उठाया है। तो यहाँ पर ये जो बहुत ही टॉप क्लास का टॉप रेटेड ये फंड है, ठीक है, बहुत ही टॉप रेटेड फंड है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये जो फंड है, अगर आप 30 साल के लिए अगर इसको आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी आपको प्रॉफिट होगा एनजीएसएल रूल से या, ठीक है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए 1 साल के अंदर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है लमसम में, मैं लमसम की बात कर रहे हैं, 1 साल, तो अगले 7 साल में आपने 70,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो अगले जो 30 साल के अंदर है इसकी जो वैल्यू निकलेगी, इस वाले फंड की वैल्यू हो जाएगी 23 लाख, इसकी 23 लाख, तो 23 23 लाख का ऐसे करके ये फंड वैल्यू होती जाएगी, यानी कि टोटल हो गया 1,66,1,66,00,000 हो गया 30 साल, और 25 साल के बाद 70 लाख होगा। 5 साल के डिफरेंस में देखो कितना बड़ा 50% का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि 30 साल, चलो आपने 30 साल नहीं किया,
आपने सिर्फ 25 साल किया है, तो 25 साल में आपको 70 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो डेवलप होगा। इसी तरीके से आपका इसमें होगा। ठीक है, अगर आप 10-10 हज़ार रुपये करते हैं, उसके बाद इसके अंदर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 10% के हिसाब से एनुअलाइज्ड 11.6-7% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें 12.46% के हिसाब से, इसमें 13.58% के हिसाब से। तो ये म्यूचुअल फंड अलग अलग है। जैसे पहला हमने बताया कि SBI हेल्थ केयर, दूसरा है पराग पारिक है, तीसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद HDFC फोकस्ड है। ठीक है, अभी ये चार ही फंड थे जिन्होंने एनुअलाइज रिटर्न हमें सबसे ज़्यादा दिए हैं। और एनुअलाइज भी है, 3 ईयर्स के भी है, 5 ईयर्स के भी है, तो अच्छे रिटर्न है इनके अंदर। ये हमने कहाँ से देखा है? यहाँ से हमने रिसर्च किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये जो 25 साल के बाद है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका भी ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, सपोज 25 साल के बाद आपका मान लीजिए 3 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर तैयार हो जाता है म्यूचुअल फंड से, फ्रेंड्स, 3 करोड़ का, या मैं कहता हूँ चलो 2 करोड़ का भी हो गया, तो 2 करोड़ का 25 लाख, 25 साल में 2 करोड़ का इसमें पोर्टफोलियो बन गया। देखो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे इस तरीके की कैलकुलेशन करते हैं कि वो 100-100 करोड़ का पोर्टफोलियो बता देते हैं कैलकुलेशंस में। 100-100 करोड़ का पोर्टफोलियो कि म्यूचुअल फंड से 100 करोड़ रुपए किस तरीके से बनेंगे, 50 करोड़ किस तरीके से बनेंगे, 10 करोड़ किस तरीके से बनेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही लंबी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जो कॉमन मैन है, ठीक है, एक कॉमन मैन है, वो किस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर लगाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो एक 10 हज़ार रुपये लगाएगा। ठीक है, सपोज 1 साल के अंदर आपने 10 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर लगाया। इस म्यूचुअल फंड में आपने 10 हज़ार रुपये, मैं कहता हूँ 5 हज़ार रुपये लगाया इस म्यूचुअल फंड में। इसमें आपने 5 हज़ार रुपये लगाया HDFC फ्लेक्सी में। उसके बाद आपने मान लीजिए 5-5 हज़ार, मैं तो एक 10 हज़ार आपको एक लमसम अमाउंट, 10 हज़ार का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने साल भर में 1 लाख रुपए अगर आपने कमाया है, ठीक है, NGSL रूल से कमाया है, तो हो सकता है कि आप 50 हज़ार रुपये इसके अंदर डालो, तो 50 हज़ार में से 10 हज़ार तो आप इसके अंदर डाल सकते हो। वो जो 10 हज़ार रुपये आपने इसके अंदर डाले तो उसको भूल जाओ, समझ। जो आपने NGSL रूल और ETF स्विंग ट्रेडिंग से जो कमाया ना फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ 20-25 साल के लिए आपको उसको भूलना पड़ेगा। आप ये समझ लो हमने किसी को ग्रांट कर दिया है, आपको उसको बार बार नहीं देखना है। और जब जब मार्केट नीचे गिरे ना, तब तब आपको नेक्स्ट 10,000 उठाना है। ये 10 हज़ार आपने तब उठाना है जब मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है, या जो करंट पोजीशन चल रही है। उसके बाद जो अगला लमसम आपने तब उठाना है कि जब मार्केट बिल्कुल धराशायी हो, यानी कि ऊपर वाला जो है ना आपका कम से कम 10% माइनस हो जाए, तब आप ये उठाना है। और उसके बाद फिर और नीचे गिर जाए, तब आपको ये उठाना है। फिर ये नीचे गिर जाए मार्केट, जब जब क्रैश पॉइंट होंगे ना, जितने भी जो क्रैश पॉइंट होंगे ना, उन क्रैश पॉइंट पे आपको ये उठाना है, ये 10-10 हज़ार का। ठीक है, यही कंडीशन है इसके अंदर। लमसम में तभी फायदा होता है कि जब मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाए, तब आपको उठा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बेरिश मोड में जब मार्केट हो तो तभी आपको ये उठाना है और उसके बाद उसको होल्ड कर देना है। और देखो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट बनाया है स्टॉक मार्केट से, वही प्रॉफिट आप लगा रहे हो, मार्केट के अंदर लगा रहे हो, इसलिए टेंशन मुक्त हो जाइए आप। ये 100% रिस्क फ्री आपका। ठीक है, तो ये मैंने म्यूचुअल फंड का भी आपको बता दिया है। तो म्यूचुअल फंड में सपोज आपका टारगेट है 2 करोड़ का, और स्टॉक्स के अंदर आपका है 5 करोड़ का, तो 7 करोड़ रुपए भी अगर आपके पास आ जाएंगे 25 साल बाद, अगर 7 करोड़ रुपीज अगर आपके पास आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स, आपका जो रिटायरमेंट है ना बहुत बढ़िया से गुजरेगा। क्योंकि 5-7 करोड़ रुपए जो रिटायरमेंट के टाइम पे होंगे ना, तो उससे अगर आप FD भी कर देंगे ना, फिक्स डिपॉजिट भी कर देंगे, तो उससे इतना पैसा आपके पास आएगा कि ये समझ लो कि आप वर्ल्ड टूर भी घूम सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड टूर, नेशनल टूर के साथ आप वर्ल्ड टूर घूम सकते हैं उस पैसे से। और वो पैसा आपका बिल्कुल सेफ होगा। प्लस आपको जो एजुकेशन है, आपके पास एक एजुकेशन भी आपके पास होगी। जो एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं, ये एजुकेशन भी आपके पास होगी और पैसा भी आपके पास होगा, दोनों चीजें होंगी। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। ठीक है, तो यदि आप लोअर इनकम ग्रुप से हैं, तो भी आप एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कमा कर इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने बता दिया है कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करके एक बड़ा फंड क्रिएट हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।